तो बेटा आज हम लोग थर्ड प्रिपरेटरी का पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आंसर कि आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। अभी हम सॉल्व करते हैं प्रिपरेटरी के पेपर को, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन का आंसर कौन सा आता है और वही आंसर क्यों आता है। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द मोड ऑफ द करेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट अमंग ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोग पूछ रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, उसको किस कनेक्शन को कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम हर बार पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं बेटा वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, और वोल्ट मीटर तो दो क्वेश्चन के अंदर है। एमीटर को हम यूज़ करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, और यहाँ पे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका आंसर आएगा वोल्ट मीटर पर 2 वोल्ट मीटर है। तो अब हम उसको हर बार अप्लाई करते हैं पैरेलल के अंदर के सीरीज के अंदर, वोल्ट मीटर को हम अप्लाई करते हैं पैरेलल के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना कि बी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, द करेक्ट कंक्लूजन रिलेटेड टू द गिवन लेंस इज। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसको देख के आपको बोलना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए इज कॉन्केव लेंस बोल के बोल रहा है, ऑप्शन 1 के अंदर क्या बोल रहा है बेटा, ए क्या है कॉन्केव लेंस बोल रहा है, पर कॉन्केव लेंस कभी भी माइनस में मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस नहीं करता। आपको एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्वेक्स लेंस जो रहेगा, देखो कॉन्वेक्स लेंस ये हर बार क्या करेगा बेटा, नेगेटिव वाला मैग्निफिकेशन ही बनाता है, मैग्निफिकेशन उसके अंदर हर बार नेगेटिव रहेगा। एंड कॉन्केव के अंदर मैग्निफिकेशन हर बार क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो ए इज कॉन्केव एंड बी इज कॉन्वेक्स, ये तो रॉन्ग हो गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, ए क्या है कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं नेगेटिव, हाँ करेक्ट है। एंड बी क्या कर रहा है कॉन्केव, ये क्या करेगा पॉजिटिव को बनाएगा, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। बोथ आर कॉन्वेक्स लेंस, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है ये भी नहीं है बेटा। आपको इतना याद रखना है क्वेश्चन के अंदर कि कॉन्वेक्स लेंस हर बार कैसा मैग्निफिकेशन बनाएगा नेगेटिव, एंड कॉन्केव कैसे बनाएगा पॉजिटिव। आप कोई भी नहीं कर रहे हो, आप अगर वो कॉन्वेक्स लेंस का है उसका मैग्निफिकेशन अगर कॉन्वेक्स लेंस है और उसका मैग्निफिकेशन क्या आ गया बेटा पॉजिटिव में आया, तो आपका आंसर क्या है रॉन्ग है बोल के आप समझ लो। अभी थर्ड क्वेश्चन है, राइट हैंड थंब रूल, जो आप सबको आता ही होगा। इफ यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन द thumb will indicate the direction of the current and the magnetic curling fingers and the wrapping fingers will indicate the direction of the magnetic field बोल के आपको पता रहेगा। तो इसका डेफिनेशन आपको उधर आंसर के अंदर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, द सिंबल ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर, ये वाला सिंबल बेटा वेरिएबल रजिस्टर का, इजी क्वेश्चन है। लेट्स लिस्ट द फैक्टर्स विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर फिट रेजिस्टेंस पूछ रहा है सिंपल में कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड रहता है। पहला चीज़ पर डिपेंड रहता है वो लेंथ है बेटा, पहला चीज़ कौन सा लेंथ। सेकंड चीज़ है उसका एरिया, थर्ड चीज़ आता है बेटा उसका टेम्परेचर, फोर्थ चीज़ आता है यहाँ पे उसका मटेरियल। ये चार चीज़ों पे क्या करता है अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल का। डिफाइन टिंडल इफेक्ट बोल के पूछ रहा है बेटा, इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहिए, द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इन द मीडियम मेकिंग द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट बोल के आपको लिखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन, जो आपको आंसर के अंदर ऐसे मिल जाएगा। डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, इसका डेफिनेशन आएगा, द स्प्लिट ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू अ कंस्टिट्यूएंट 7 लाइट्स 7 डिफरेंट कलर्स और स्पेक्ट्रम व्हेन इट इज पास थ्रू द प्रिज्म, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। आपको होप समझ में आया होगा। यहाँ पे आता है 7 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आता है बेटा ये थोड़ा सा, तो इसके बारे में समझते हैं। अब देखो इसको यूज, इसके क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द गिवन स्कीमेटिक डायग्राम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, जस्टिफाई योर कंक्लूजन बोल के बोल रहा है। अब समझो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर क्या बोल रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अब फोर्स आता है बेटा लेफ्ट हैंड थंब रूल में, करेक्ट, आपको याद होगा लेफ्ट हैंड थंब रूल में फोर्स आता है, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में बोल के पूछ रहा है। अपना लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करके परपेंडिकुलरली क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है समझो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है तो आपको लगेगा कि जो फोर्स लगेगा वो आउट ऑफ द पेपर आएगा, बाहर आ रहा है, आउटसाइड ऑफ द पेपर डायरेक्शन में आ रहा है बोल के, पर ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि आपको एक टॉपिक क्लियर रहना चाहिए इसके लिए, वो है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो आपका करंट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया। अगर सोचो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं तो करंट कैसे मूव करेगा, उल्टे डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, करंट नीचे के साइड जा रहा है, करेक्ट। यहाँ पर मैं इसको वापस से बनाता हूँ, देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो करंट जा रहा है बेटा नीचे के डायरेक्शन में, यहाँ पर साइड में एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। करंट जा रहा है नीचे के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, करेक्ट। तो आप लेफ्ट हैंड, तो अब आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इन टू द पेपर, कैसे लगेगा बेटा, इन टू द पेपर, पेज के अंदर के साइड जाएगा, मतलब इन साइड द पेपर जाएगा जो फोर्स रहेगा, करेक्ट। तो इसका आंसर आता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इन द। अब 8th क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज मायोपिया, मेंशन द कॉजेस एंड द रेमेडी फॉर द डिफेक्ट बोल के पूछ रहा है। मायोपिया का मतलब क्या है उसका डेफिनेशन लिखना चाहिए, और इसका रेमेडी का मतलब होता है इसको क्यूर कैसे करें। इसका डेफिनेशन होता है आई डिफेक्ट वेयर द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और द फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट एबल टू विजिबल क्लियरली, ऐसे इसका डेफिनेशन लिखा तो चलेगा। एंड इसका कॉजेस क्या होता है, क्यों होता है ये मायोपिया बोल के पूछा, तो उसके लिए पहला पॉइंट लिखना चाहिए आपको एलोंगेशन ऑफ द आई। आई बॉल क्या होता है बेटा, एलोंगेट होता है, उस वजह से ये डिजीज आता है। सेकंड कौन सा आता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, जो आंखों के सामने का कॉर्निया रहता है ना, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। कर्वेचर का मतलब आपको पता रहेगा, मैथ्स में पढ़े होंगे, वो कर्वेचर अगर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, इसका मायोपिया होने के चांसेस रहते हैं। इसका रेमेडी मतलब कि इसको ट्रीटमेंट क्या है, भाई यूजिंग द कॉन्केव लेंस बेटा, किसको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, कॉन्केव लेंस को यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, और के अंदर जो क्वेश्चन है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट्स नॉट, वाई बोल के पूछ रहा है। तो इसका आंसर आता है बेटा, स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट एंड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दे अपीयर ट्विंकलिंग, ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या लिखना चाहिए बेटा, प्लैनेट्स आर एक्सटेंडेड सोर्स सो द एवरेज इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज नलिफाइड मेकिंग देम बाय अपीयर स्टडी। जो प्लैनेट से देखो बेटा, प्लैनेट का जो सोर्स है देखो लाइट का, वो खुद का नहीं है, द प्लैनेट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बोल के आप लिखे तो भी चलता है इसका आंसर। 9th क्वेश्चन क्या है, हाउ द सॉफ्ट आयरन नोड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सोलेनाइड, हाउ कैन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट बी इंक्रीज्ड।
अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सॉफ्ट आयरन को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सोलेनाइड के अंदर, एंड इसका वो अगर समझो हम लोग एक सॉफ्ट मैग्नेट आयरन का पीस है यहाँ पे, इसको मैं कन्वर्ट करना है मेरे को सोलेनाइड के अंदर, इसको कन्वर्ट कैसे करना और इसके बाद क्या करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड को अगर मेरे को इंक्रीज करना है, अगर सोलेनाइड बन गया, सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसको इंक्रीज कैसे करना बोल के पूछ रहा है। तो सिंपल इसके लिए आंसर लिखना बेटा, वाई द इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड द सॉफ्ट आयरन रॉड। अब इसके अराउंड क्या करना चाहिए अपने को, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को अपने को रैप करना चाहिए, मतलब इसके अराउंड इसको सर्कुलर शेप में इसको बांध देना चाहिए। पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल, रॉड बिकम मैग्नेटाइज टेम्पोरली। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को, वाइंड करना पड़ेगा वायर को, कॉपर वायर को जो इंसुलेटेड रहना चाहिए कंपल्सरी, इंसुलेटेड मतलब उसको कवर रहना चाहिए उसके ऊपर। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दो, उससे क्या हो जाएगा, करंट पास होने के बाद ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करने को स्टार्ट करेगा। इसके बाद क्या होता, ये टेम्पोरली मैग्नेट के जैसा बिहेव करता। अब इसका अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज करना, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनाइड एंड इंक्रीजिंग द करंट। अगर इसका मैं करंट का स्ट्रेंथ भी बढ़ा दूँ, आई बढ़ा दूँ इसके अंदर, करंट जो पास हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बाय यूजिंग द सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करें तो भी बनता है। ये दो पॉइंट को याद रखो, पहला वाला बाय इंक्रीजिंग द करंट वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकंड वन इज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और के अंदर, एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ फॉर ड्रॉइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द बार मैग्नेट यूजिंग अ कंपास नीडल बोल के पूछ रहा है। अब देखो एक कंपास नीडल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ कैसे करना बोल के पूछ रहा है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन व्हाइट पेपर, पहले क्या लिखना, पहला पॉइंट क्या लिखना, प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन व्हाइट पेपर, एक व्हाइट पेपर के ऊपर क्या कर दो, बार मैग्नेट को रख दो। प्लेस अ कंपास नियर द नॉर्थ पोल, मार्क द नीडल पोजीशन। अब इधर नॉर्थ पोल जो रहेगा, देखो इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर कंपास को रख के उसका नीडल को हम लोग पहले मार्क कर लेना, कहाँ पे दिखा रहे हैं। मूव द कंपास सो दैट द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट टू बी प्रीवियस नॉर्थ मार्क। इसको मूवमेंट करके दिखाना बेटा, जो उसका डिफ्लेक्शन रहेगा उसके ऊपर। कंटिन्यू मेकिंग द पॉइंट फ्रॉम द कंटिन्यूस लाइन, जॉइन द पॉइंट्स दैट फील्ड लाइन्स। अब समझो जब इसको हम लोग मूव करेंगे पास या दूर, वो टाइम पे क्या होगा, इसका जब पास आएगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, जब दूर जाएगा तो कम डिफ्लेक्ट करेगा। इस वजह से क्या कर सकते हैं, उधर लाइन्स को बना के कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम है, इसको दिखा के इसके अराउंड हम क्या बना सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर शोइंग द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द 2f1 एंड f1 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखे, तो देखो रे डायग्राम पूछ रहा है सिंपल में, कहाँ पर रखना है, उसको 2f1 एंड f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो तब इमेज मेंशन द पोजीशन ऑफ द, देखो आपको कौन सा लेंस पूछ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस पूछ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर बन गया, ये f1 बन गया बेटा, ये 2f1 बन गया। इसका क्या रहेगा f2, इसका क्या रहेगा 2f2। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख बोल रहा है बेटा, बिटवीन द 2f1 एंड f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने को बोल रहा है। अब सोचो मैं ऑब्जेक्ट को f1 और f1 के बीच में रखा, एक जाएगा स्ट्रेट, एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। अब जो स्ट्रेट गया है वो जाएगा बेटा f2 से ऐसे पास करके, ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ बियॉन्ड द 2f1 मिलेंगे बेटा। जब स्केल नहीं है मेरे पास तो आप लोग स्केल को यूज करके प्रॉपर्ली बना सकते हो डायग्राम। ये बनेगा कहाँ पे, बियॉन्ड द 2f2 बनेगा। इधर मेन चीज़ है आपको मार्किंग करना पड़ेगा, इसको A, इसको B, जो नीचे लिखा है उसको यहाँ पे लिखना B डैश A डैश M N। एंड पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज। अब पहले हम लोग लिखना ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, 2f1 एंड f1, बिटवीन द 2f1 एंड f1 बोल के लिखना। इसका इमेज पोजीशन क्या आ रहा है बेटा, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 आ रहा है। इसका साइज़ कैसा है बेटा, वो भी लिख दो, एक्स्ट्रा भी हुआ लिख दो, अगर पूछा तो ना पूछा तो भी लिख दो। साइज़ क्या रहेगा, एनलार्ज। इसके कंपेरेटिव में इसके हाइट के साइज़ भी कंपेरेटिव में इसका हाइट का साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या लिखना अपन लोग, एनलार्ज। अब क्या लिखना है देखो, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है बेटा, अब देखो जो मिरर के इस साइड आता है, लेंस के इस साइड आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रियल, जो पर्दे पे आता है। एंड ये उल्टा है तो इसको क्या लिखना अपन लोग, इनवर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एंड द आइस रेस्पेक्टिवली इज 1.33 एंड 1.31, इन विच ऑफ दिस मीडियम द लाइट ट्रैवल्स फास्टर, वाई बोल के पूछ रहा है। मतलब कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, 1.33 है, एक का है 1.31, एक आइस है बेटा, एक वाटर है। समझो ये 1.33 जो है ना ये वाटर है, एंड 1.31 जो है वो आइस है बेटा। किसके अंदर करंट लाइट क्या कर रहा है, स्पीड ट्रैवल करेगा बोल के पूछ रहा है। अब वाटर एक है, आइस एक है, तो अपने पास वाटर के अंदर क्या होगा बेटा, लाइट क्या करेगा, स्लो पास करेगा, एंड आइस के अंदर स्पीड पास करेगा। आपका आंसर लिखना चाहिए, इन द वाटर द लाइट ट्रैवल्स स्लो एंड इन द आइस द लाइट ट्रैवल्स स्पीडर, बिकॉज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स हायर स्पीड, देयरफॉर लाइट ट्रैवल फास्टर इन द आइस बोल के आंसर लिखना इसका। एक्सप्लेन व्हाई द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंस रे व्हेन लाइट रिफ्रैक्ट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बोल के पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब है समझो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक लाइन आएगा, करेक्ट, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा फिर ऐसे जाएगा। अब सोचो यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया, यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया मैंने, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन जाने वाला था ये एक्चुअल में ऐसे जाने वाला था, करेक्ट, पर जा कैसे रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये लाइन क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल लेके नहीं है, यही लिखना है, ड्यू द एमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंस रे इन द ग्लास स्लैब दे आर पैरेलल, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन द एंटर द डेंसर मीडियम एयर टू ग्लास, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन एक्सटिंक्ट बोल के लिखना आप लोग, क्लियर है। और क्वेश्चन देखेंगे, द पेंसिल इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और के अंदर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पेंसिल इज पार्शियली इमर्स्ड इन द वाटर, देन पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंड,
एक्सप्लेन द फिनोमेना। अब आप बहुत बार देखे होंगे एक कंटेनर के अंदर आप पेंसिल को डिप करके रखोगे तो पेंसिल जो पानी के अंदर डूबा है वो बेंड दिखेगा आपको, क्यों बोल के पूछ रहा है। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बोल के आपको पहला पॉइंट रहना चाहिए। द पेंसिल अपीयर्स बेंड बिकॉज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट फ्रॉम द पेंसिल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन गोइंग इन द वाटर टू एयर। जब ये वाटर से लाइट बाहर आके अपनी आंखों को पहुंचेगा ना, वो बेंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द चेंज इन द एटमॉस्फियरिक रिफ्लेक्शन। आवर आइज ट्रेस द लाइट बैक इन द स्ट्रेट लाइन। अपीयरेंट पोजिशन is different from the actual position, making the pencil appears bent in the surface। अब अपने को apparent position क्या रहता है, डिफरेंट रहता है जो एक्चुअल पोजिशन से, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सो दैट्स वाई इट लुक्स लाइक अ बेंट इन द वाटर बेटा। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द स्फीरिकल मिरर एंड द स्फीरिकल लेंस। पूछ रहा है कि एक मिरर के अंदर जो भी स्फीरिकल मिरर रहेंगे अपने पास, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स के अंदर, अभी समझो कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, इन दोनों के अंदर और कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है, मतलब कि लेंस के अंदर और मिरर के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है पूछ रहा है। एक क्या है, स्फीरिकल मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट। स्फीरिकल मिरर्स क्या करते हैं बेटा, देख मिरर्स का काम क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट करना। स्फीरिकल मिरर्स रिफ्लेक्ट द लाइट एंड द स्फीरिकल लेंसेस विल रिफ्रैक्ट द लाइट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ड के अंदर, पर उसके मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मिरर्स क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड लेंसेस क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज हैज सिंगल फोकल लेंथ। अगर मिरर जो है उसके अंदर फोकल लेंथ एक ही रहता है, एफ एक ही रहता है, पर इन द लेंसेस दे हैव द बाइफोकल लेंस, दो फोकस लेंस रहते हैं, एक F1 रहता है, एक F2 रहता है। उसके बाद थर्ड इज आपका पॉइंट लिखना चाहिए, इसको हम बनाते हैं मिरर्स को बाई द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। इसको कैसे बनाते हैं बेटा, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बनाते हैं। बट वी मेक द लेंसेस बाई यूजिंग द ट्रांसपेरेंट थिंग्स, जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें रहती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहते हैं, उनसे बनाते हैं इनको। अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, देखो ऑब्जर्व द सर्क्यूट गिवन बिलो, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट एंड द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। पावर इन द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट बोल के पूछ रहा है। इसका गिवन को हम लिख लेंगे बेटा। गिवन क्या क्या दिया है, 3 रजिस्टर है, करेक्ट। ये इसको R1 पकड़ लो, इसको R2 पकड़ लो, इसको R3 पकड़ लो, इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना। ये क्या आएगा, रेजिस्टेंस सीरीज आएगा, इसको सीरीज में बना लेना। इसके बाद क्या करना अपने पास, R = VI को यूज़ करके अपन लोग इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अपन। देखो 1/RP आएगा बेटा, इज इक्वल टू, सीधा मैं एक फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहा हूँ, 1/12 रजिस्टर 1 एंड 1/8 + 1/16, ये 3 रजिस्टर है, इनको पैर में पुट किए। एलसीएम क्या आएगा बेटा, 48 आएगा इसका एलसीएम, करेक्ट। अब 48 एलसीएम आने के बाद 12 4 8 6 एंड 16 3 48। अब क्या आएगा टोटल प्लस के, तो 4 + 6 + 3, आंसर क्या आएगा इसका, 13/48 आएगा, करेक्ट। अब 1/RP इज इक्वल टू क्या है बेटा अपने पास, 13/48 आ गया। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे इसको, RP = 48/13, करेक्ट। तो अब डिवाइड कर लो, आंसर अपना क्या आएगा इसका, आंसर आएगा 3.69 इसका आंसर आ जाएगा। ओके। अब 3.69 अपने को क्या मिल गया, पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। अब क्या करना है, इसको सीरीज के अंदर ऐड कर दो। अब देखो RS टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RP + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, वो अपना आंसर रहेगा। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या है 3.69 प्लस सीरीज के अंदर कितना है 3, तो टोटल अपना आंसर क्या है 6.69 आ गया, करेक्ट। तो एक्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा, 6.69 आएगा। अब टोटल करंट को फाइंड करना है अपने को। करंट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला को से लेना, I = V/R। अब करंट फाइंड करेंगे, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, देखो कितना है 6.69 ओम, ये आ गया अपना टोटल रेजिस्टेंस। अब अपन लोग फाइंड करेंगे करंट को बेटा, करेक्ट। करंट का फॉर्मूला क्या आता है, I = V/R। अब देखो आई अपने को पता नहीं है, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज गिवन में दिया गया है, वोल्टेज कितना है बेटा 9, एंड अपना टोटल आर कितना है 6.69, करेक्ट। डिवाइड होने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 1.34 आएगा इसका आंसर, करेक्ट, 1.34 एम्पियर। समझ में आया बेटा यहाँ तक। इसके बाद देखो इसका पावर फाइंड करना है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या है, P = V/I। एक्चुअली 3 फॉर्मूला है, कोई भी यूज़ कर लो आपकी मर्जी से। तो अपना V भी है, I भी है। V कितना है बेटा 9, I कितना है 1.34, अभी निकाला था। अब इसका पावर कितना आएगा बेटा 12.06 वाट। यह है अपना टोटल पावर, ये आ गया अपना पावर। देखो ये क्या है बेटा अपना पावर आ गया, ये अपना आया पावर, ये अपना आ गया टोटल रेजिस्टेंस, ये आ गया अपना टोटल करंट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड द बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर, कौन सा है बोल के पूछ रहा है। एक इनमें से कोई कंपाउंड है जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। वो है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको एम्फीटेरिक ऑक्साइड तो पता ही रहेगा, वो रिएक्ट दोनों के साथ करता है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन। कंपाउंड दैट फॉर्म्स बाय द रिएक्शन बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल इज, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है, इनसे कौन सा कंपाउंड बनेगा बोल के पूछ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि एसिडिक एसिड सिंपल फॉर्म में बोले तो, एंड अल्कोहल के बीच में क्या बनता है, एस्टर बनता है बेटा, ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दीज इक्वेशन। इनके रेस्पेक्टफुल में कौन सा आंसर करेक्ट है बोल के पूछ रहा है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन सिल्वर, ये तो शुद्ध रॉन्ग है, सीधा रॉन्ग हो गया बेटा। इसके बाद देखो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड सिल्वर, हाँ ये करेक्ट है। आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है।
कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर बट द लेस रिएक्टिव देन आयरन, ये भी करेक्ट है। इसके बाद देखो सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड आयरन। अब देखो सिल्वर इज क्या है, मोर रिएक्टिव, ये तो रॉन्ग आंसर। बच्चों को कन्फ्यूज होता है बी एंड सी के अंदर, इसका ऑप्शन कौन सा है बोल के, सर दोनों भी तो करेक्ट ही है। नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन के अंदर कौन सा इक्वेशन करेक्ट है बोल के पूछ रहा है। अब बी ऑप्शन के अंदर देखो आयरन के बारे में बोल रहे हैं खाली, क्या बोल के, आयरन इन दो से स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। बट यहाँ पे आपको कोई भी कॉपर के बारे में या फिर सिल्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। और इस स्टेटमेंट को देखो जिसके अंदर पूरा संपूर्ण तरीके से क्लियरली आपको क्या बोला है बेटा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लेस रिएक्टिव देन द आयरन, यहाँ पे दोनों तीनों एलिमेंट के बारे में क्या कर रहा है बेटा, क्लियरली स्टेटमेंट दे रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे टाइम पे जिसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, जो क्लियरिटी से बोल रहा है ज़्यादा, उसको चूज करना चाहिए ऑप्शन में। व्हाट इज डेंसिटी बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, व्हाट इज डेंसिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड द ऑयल्स इन द फूड मटेरियल्स व्हेन एक्सपोज टू द एयर कॉजिंग द अनप्लेजेंट स्मेल एंड द टेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी बोल के आप लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मुला फॉर द बेकिंग पाउडर NaHCO3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल के भी बोल सकते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोल के बोल सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, आइडेंटिफाई द होमोलोगस सीरीज। ये देखो सीरीज जो 1 है ये होमोलोगस सीरीज है, सीरीज 2 नहीं है, बिकॉज यहाँ पे CH2 का गैप आना कंपलसरी है बेटा, करेक्ट। यहाँ पे कंटिन्यूसली सीरीज में है, यहाँ पे CH2 का गैप नहीं है, आपको फर्स्ट में 2 दिखेंगे बाद में दिखेगा नहीं, करेक्ट। इस वजह से इसका आंसर कौन सा है, 1 आता है। व्हाट इज द कैटिनेशन, द कार्बन कंबाइनिंग विद कार्बन बॉन्डिंग विद अनदर कार्बन एंड मेकिंग अ लॉन्ग चेन, दिस इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, ऐसा को लिख देना। अब नेक्स्ट कोई पूछ रहा है व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द हाइड्रोकार्बन, CH4। हाउ द प्योर मर्क्यूरी ऑब्टेन फ्रॉम द कैनिबर बोल के पूछ रहा है। इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा रोज द कैनिबर इन द एयर। अब कैनिबर का मतलब होता है जो HGS रहता है, देखो मतलब कि इम्प्योर मर्क्यूरी, उसको क्या बोलते हैं कैनिबर, जो सल्फेट के साथ में मिक्स रहता है, क्योंकि इट्स अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसको क्या करना बेटा, रोस्ट करना, तो क्या मिल जाएगा अपने को, HgO+ मिल जाएगा, करेक्ट, SO2 मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, मर्क्यूरी वेपराइज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट विल प्रोड्यूस इन द लिक्विड फॉर्म एंड बाई एडिंग द कार्बन इनटू इट विल रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द HgO एंड यू विल गेट द प्योर मर्क्यूरी देयर, ओके। वाई फायर डज नॉट कैच अप व्हेन द कैल्शियम रिएक्ट विद द वाटर, जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, आग नहीं लगता, पर सोडियम वगैरह हम लोग लगाते हैं तो आग लगता है, क्यों बोल के पूछ रहा है। कैल्शियम रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस द CaOH2, जब भी कैल्शियम रिएक्ट करता है ना क्या बनाता है, CaOH2 बनाता है, करेक्ट, एंड H2 गैस को बनाता है साथ में, ये तो पता रहेगा। द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस डज नॉट कैच फायर बिकॉज कैल्शियम रिएक्ट स्लोली विद द कोल्ड वाटर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है ना बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस उतना प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन, बट यहाँ पे आग नहीं लगता, समझ में आया, क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन चलता है कंपेरेटिवली सोडियम एंड पोटेशियम से, क्लियर है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है 21 क्वेश्चन, analyze the activity dissipated in the figure given below. In the activity when the ferrous sulfate crystals are heated does the color of the crystal nature and changes बोल के पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इधर फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करें या फिर ऐसे बोल रहा हूँ हीट कर रहे हैं बेटा, करेक्ट, हीट कर रहे हैं। जब उसको हीट कर रहे हैं ना तो उसका कलर चेंज होता कि नहीं होता बोल के पूछ रहा है। कलर चेंज होता बेटा, क्यों होता, देखो ये रिएक्शन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे Fe(SO4), इसको जब हम हीट करते हैं 3 प्रोडक्ट आता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 आता है, करेक्ट। तो अब देखो फेरस सल्फेट का कलर कोई डिफरेंट रहेगा, पर Fe2O3 का कलर तो ब्राउन रहेगा ना, तो इस वजह से क्या होता है, कलर चेंज तो होता है। क्रिस्टल नेचर रहता है क्या, नहीं, ये रहता है पाउडर के नेचर में। क्रिस्टल नेचर रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलना पड़ता, ठीक है नहीं। FeO एक सॉल्ट है क्या, आयरन ऑक्साइड एक सॉल्ट है क्या, Fe2O3 एक सॉल्ट है क्या, नहीं है, तो क्रिस्टल नेचर नहीं रहेगा। रीजन बोले तो इसके अंदर क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसका आंसर आप लिखना क्या बोल के, द कलर विल चेंज टू द ब्राउन कलर, सो देयर इज द कलर चेंज इन दिस रिएक्शन एंड द क्रिस्टल नेचर विल बी रिमूव्ड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, because of the loss of the water in it, क्या लिख सही है। तो इसका reason for it, for the thermal decomposition reaction, they become into 2 or more products, so it will change its color and it will lose its crystalline nature and the reason is thermal decomposition reaction, लिखना चाहिए। आपको नेक्स्ट पूछ रहा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल C+O2 गिव्स CO2। नेक्स्ट इसका इक्वेशन को लिखना है, बैलेंस लिखे तो बहुत बेटर रहेगा। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 गिव्स ZnO प्लस CO2, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या देगा, इसका ये ब्लैंक दिया है सर, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या देगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, वाटर का मतलब क्या रहेगा H2O। और के अंदर क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन आर टू बी बैलेंस्ड, वाई, विच आर द ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर आएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स व्हाई द केमिकल रिएक्शन ऑलवेज हैव टू बी बैलेंस्ड, क्या आंसर रहेगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज कौन से हैं, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट, ये आप 4 पॉइंट लिखोगे तो हो जाएगा। ड्रॉ द डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द apparatus ऑफ शोविंग द एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन द मेटल लेबल्ड इन द, ये आपको डायग्राम पता रहेगा, ऐसे वाला डायग्राम जो है देखो, उस डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। बाई यूजिंग द डिस्टिल्ड वाटर एंड कंसनट्रेटेड एसिड, हाउ डू वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, एक्सप्लेन। अब देखो एक कंटेनर के अंदर एसिड है अपने पास, HCl लेवल की इमेजिन करो, वो डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि प्योर H2O को क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, इसको यूज़ करके इसके अंदर एसिडिक का कंसंट्रेशन को कैसे कम करें बोल के पूछ रहा है। इसके अंदर अब इसका आंसर होता है जब भी हम पानी को ऐड करते हैं बेटा एसिड के अंदर तो उसका कंसंट्रेशन कम होता है, उसको लिखना कैसे, ऑलवेज ऐड द एसिड टू द वाटर, नेवर ऐड द वाटर टू द एसिड, टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इन अ बीकर
एंड ऐड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्लोली विद द कॉन्स्टेंट स्ट्रिंगिंग। स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है इसको मिक्स करते हुए क्या करना है बेटा अपने को, वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डॉक्टर सजेस्ट टू टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एट द टाइम ऑफ द इनडाइजेशन। वाई? इनडाइजेशन मतलब कि एसिडिटी के टाइम पे अपने को डॉक्टर क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेने के लिए बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज माइल्ड, मतलब कि बेसिक इन नेचर रहता है, बिकॉज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक इन नेचर, बोल लिखना बेटा, करेक्ट। इसके बाद और एक इसका रीजन आता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, जो अपने पेट के अंदर HCl एसिड रहेगा ना बेटा, उसको न्यूट्रलाइज करके क्या करता है, स्टेबल कर देता है। ये 2 रीजन है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 25th, कार्बन एटम्स नाइदर बिकम C-4 C+4 टू फॉर्म द केटिनेशन, एक्सप्लेन बोल के पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा कार्बन नेवर बिकम C+4 रिक्वायर्स टू मच एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब C4+4 बनना पड़े तो इलेक्ट्रॉन को देना चाहिए, -4 होता है इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। कार्बन कभी भी +4 बन नहीं सकता, बिकॉज उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा है, +4 चार को चार निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा, एंड चार को चार लेने के लिए भी क्या लगेगा बेटा, इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा। देखो, इट रिक्वायर टू मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट फॉर द गेनिंग ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन इट मेक्स न्यूक्लियस अनेबल टू होल्ड देम। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन ले भी लिए तो क्या होगा, होल्ड नहीं कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को, उस वजह से क्या होता, कभी भी -4 भी नहीं बन सकता, कभी भी +4 भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन एंड साइक्लोहेक्सेन। ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, ब्यूट का मतलब होता है 4, करेक्ट। C4 आएगा, C4 आइन बोल रहा है, मतलब कि क्या होगा, 3 बॉन्ड आएंगे, इधर एक H आ गया, इसके कितने बॉन्ड हो गए बेटा, 4 हो गए, इधर कितने आएंगे, 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 5, कितने हो गए देखो 5 1 6, C4H6, इसका केमिकल फॉर्मूला गया किसका, ब्यूटाइन का। इसका बाद कौन सा आएगा, साइक्लोहेक्सेन का पूछ रहा है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को कैसे ड्रॉ करना चाहिए, हेक्स बोले तो क्या है बेटा 6 है, 1 2 3 4 5 6, साइक्लो में बन गया। हेक्स एन है बेटा, करेक्ट, बना दो एक एक सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। इसके 2 H बनेंगे, इसके 2 H बनेंगे, हर एक को 2 H आएंगे बेटा। देखो 6 कार्बन है बेटा, C6H कितने हैं, डबल उसका H12, ये क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन गया। एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। सो पहले रब करते हैं, एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप बोल के बोल रहे हैं। क्लीनिंग ऑफ सोप, इसलिए 4 पॉइंट लिखना चाहिए आप लोग को। सोप मॉलिक्यूल्स हैव द हाइड्रोफिलिक नेचर हेड एंड द हाइड्रोफोबिक नेचर टेल, क्या होता है, बोथ नेचर बोल के लिखना चाहिए। हाइड्रोफोबिक टेल डिजॉल्व इन द ऑयल एंड डर्ट, हाइड्रोफिलिक हेड डिजॉल्व इन द वाटर, फॉर्म द मिसल्स अराउंड द डर्ट पार्टिकल्स, डर्ट इज लिफ्टेड एंड वॉश्ड अवे विद द वाटर। तो आपको बोलना चाहिए कि ये जो बना है क्लीनिक सोप, ये दोनों चीज़ से बना है। एक ऐसा लॉन्ग चैन है, देखो इसका जो हेड रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, हाइड्रोफोबिक रहेगा, करेक्ट, एंड जो टेल है वो क्या रहेगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा। जो क्या करेगा, एक पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, एक डर्ट के साथ मिक्स हो जाएगा, उसके बाद दोनों क्या करेंगे, कचरे को निकाल के अपने साथ निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड बोलते करेंगे बेटा सिंगल बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स, सैचुरेटेड लेस रिएक्टिव, अनसैचुरेटेड मोर रिएक्टिव। ये क्या रहेंगे, जनरली अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सैचुरेटेड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड के अंदर एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ये 3-4 पॉइंट लिख दोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट अपना बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट बोल के पूछ रहा है। ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे 2 बच्चों को बहुत कन्फ्यूज करता है। एक है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजन को लेकर आता है हार्ट को, एक है आयोटा, ये 2 बच्चों को बहुत कन्फ्यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर कौन लेके जाता बोल के पूछ रहा है, तो आंसर है बेटा आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाई फिजन ओनली इज, मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाई फिजन, फिजन से कौन से रिप्रोड्यूस करते हैं बोल के बोल रहा है बेटा। इसका आंसर होता है बेटा बी, एक है अमीबा भी करता है, ईस्ट भी करता है, एंड लिसिमिनिया भी करता है बेटा, इसका ऑप्शन आता है डी। 28 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, द टाइप ऑफ द ट्रॉफिक मूवमेंट दैट हेल्प द मूवमेंट सी टुवर्ड्स द बी। अब ये जो सी है ये बी की तरफ आने से कैसे मदद करता है बोले तो इसका आंसर आता है कीमोट्रॉफिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल स्टिमुलस रहेंगे ना वो मिलेंगे इसको, जो ये ओपनिंग को ओपन करेगा, ये नीचे के साइड पुश होगा, तो वो होता है बेटा कीमोट्रॉफिज्म की वजह से। व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स टू द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, मतलब माँ बाप से जो ट्रेट्स अभी कैरेक्टर बच्चों का आएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेरिडिटी बोलेंगे। लो रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज किसके अंदर रहता है बोल के पूछ रहा है, ये दोनों के अंदर, किसके अंदर लो रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होगा दोनों के अंदर, किसके अंदर कम होगा, इसके अंदर कम होगा, इसके अंदर ज़्यादा होगा, मतलब कि ए के अंदर कम होगा, बी के अंदर ज़्यादा। ए के अंदर कम क्यों होता, बिकॉज ऑफ इसका जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज है, इसके अंदर ओपन है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वेरिएशन एंड द सिमिलरिटीज के ऊपर कौन से फिगर के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होगा, कौन से के अंदर कम होगा बोल के पूछ रहा है। देखो फिगर 2 के अंदर क्या होता है बेटा, वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है, हाफ हो रहे हैं हर बार, क्लियर है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, एक टाइप का आप देखो ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा यहाँ पे तो सेम टू सेम सर बाइनरी फिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितने क्रोमोसोम वो वैसे पास होते जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा, यहाँ पे वेरिएशन इसलिए माइटोसिस होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइटोसिस। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे वेरिएशन क्या आएगा, कम, यहाँ पे वेरिएशन क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा। इसके अंदर वेरिएशन को ये कॉज करेगा कौन सा, फिगर 2, एंड फिगर 1 क्या करेगा, ज़्यादा सिमिलरिटीज़ को रखेगा, क्लियर है।
इसके बाद 32 क्वेश्चन है रिफ्लेक्स आर के बारे में पूछ रहा है। द नेचुरल पाथवे इन विच द रिफ्लेक्स एक्शन और द रिफ्लेक्स स्टिमुलाइज विल मूव, दोज आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ये किससे बने से है बोल के पूछे तो किससे बने से बोले तो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज which hormones are responsible for the sexual maturation in the human beings? In the males it is testosterone beta, in the female it is two, one is estrogen, another one is progesterone। पर यहाँ पे पूछ रहा है कि खाली किसके बारे में, मैचुरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो वो आएगा बेटा प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड द नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट एंड रिसीविंग द स्टिमुलाइज इन द बॉडी, ये इसका फंक्शन है बेटा न्यूरॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इन द प्लांट एंड बिल्डिंग ऑफ द लीव्स। कौन से हार्मोन ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड बिल्डिंग ऑफ द लीव्स के लिए नेसेसरी होकर पूछ रहा है। ग्रोथ ऑफ द स्टेम के लिए ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन एंड बिल्डिंग ऑफ द लीव्स के लिए एब्सिसिक एसिड। देखो पहला वाला कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन, सेकंड आएगा एब्सिसिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ड्रा द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का डायग्राम तो आपको आता होगा, तो उसको बना लेना है। टॉल पी प्लांट टीटी एंड डायहाइब्रिड विद द शॉर्ट पी प्लांट टीटी, ये तो आता होगा ना आपको, टीटी मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के अंदर बुक ही दिया गया है, स्मॉल टी, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन बोल के पूछ रहा है। ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर आप पढ़े होंगे बेटा। इसका आंसर आता है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन द मेल 44 रिप्रेजेंट द डिफरेंट थिंग्स एंड द 2 XX जो रहते हैं दो, वो क्या करेंगे बेटा, मेल फीमेल के अंदर रहेंगे, मेल के अंदर क्या रहेगा, XY रहेगा। जो Y है वो इंडिकेट करेगा मेल को। इफ द X sperm इज फर्टिलाइज देन इट विल बी प्रोड्यूस फीमेल, इफ द Y sperm इज फर्टिलाइज देन इट विल बिकम मेल। इसका आपको बुक के अंदर मिल जाएगा आपका आंसर। 35th, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड ट्रॉफिक लेवल्स एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन बिलो। और ये एक टेबल है, इसको देख के अपने को आंसर देना है। ऑर्गेनिज्म विच ट्रॉफिक लेवल आर मोर कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स वाई। इसके अंदर कौन से वाले ऑर्गेनिज्म को, कौन से ब्रांच के ऑर्गेनिज्म, कौन से ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा केमिकल्स से इफेक्ट गिरेगा या फिर हार्मफुल रहेगा बोल के पूछ रहा है। फॉर द T5 ईगल के लिए क्या रहेगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन बोल के लिखना है आपको। रीजन पूछा वाई बोल के, तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन। कितना हम ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाएंगे उतना उनको क्या रहेगा बेटा, हार्मफुल केमिकल्स का खतरा ज़्यादा रहता है। जू प्लैंक्टॉन्स हैव मोर एनर्जी देन द लार्ज फिश वाई। अब जू प्लैंक्टॉन्स के अंदर क्या है, लार्ज फिश से भी उसको एनर्जी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या फिर ज़्यादा है उसके पास, क्यों बोल के पूछ रहा है। बिकॉज ऑफ द अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। जितना इसके अंदर एनर्जी रहेगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर, इसका 10% ही T2 को जाएगा। T1 का T2 के अंदर कितना जाएगा, 10% ओनली। T2 का T3 पे 10% ओनली, T3 का T4 पे 10% ओनली। ये 10% लॉ है बेटा। इस वजह से क्या होता है, ऐसे जब पास होता है ना तो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी मिलता है नेक्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पे। तो जी प्लैंक्टन के पास से ज़्यादा एनर्जी रहेगा कंपेरेटिवली लार्ज फिश से, क्योंकि जब तक इसके पास एनर्जी पहुंचेगा ना तो वहाँ पे क्या हुआ रहेगा, एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये तो आता होगा आपको, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम निकालना है, पॉन्स एंड सेरिबेलम को दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नेम द ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन द प्लांट, राइट द फंक्शन। ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू को लिखा बोल रहा है, पहला वाला है जाइलम, दूसरा वाला है फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड इन द प्लांट को लिखना है आपको। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, मेथड दैट वेस्ट एलिमिनेशन इन द प्लांट्स। मेथड्स कौन से हैं वेस्ट एलिमिनेशन के लिए प्लांट के अंदर पूछ रहा है बेटा। आपको एक्सक्रीशन मेथड्स तो पता होंगे, पहला वाला कौन सा है, फॉर द गैसियस excretion it have the stomata to remove the gases and laticals are present on the stem which will remove the gaseous waste बोल के है। and sometimes the plant will produce the gaseous waste in the form of the gum and resin। ये वाला पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट आपको लिखना बेटा, it will remove the gases and liquid waste by wilting of the leaves, peeling of the bark and giving of the fruits बोल के भी आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और के अंदर भी देखेंगे, नेम द फॉलोइंग द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोल के पूछ रहा है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द ऑर्गन दैट सीक्रेट्स बाइल जूस, इट इज लीवर। इजी। ओके, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट द प्रोडक्ट्स दैट ऑन दिस रेस्पिरेशन बोल के पूछ रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन इन विच द ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, CO2, एथनॉल, करेक्ट। एथनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी क्या देते हैं बेटा, एथनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, इस चीज़ों को देता है। हाउ डज द एग इन द फीमेल डेवलप्स इनटू द फीटस इन द यूटरस। अब फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइज एग रहेगा वो फीटस कैसे बनता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब इट विल कन्वर्ट इनटू द जाइगोट। जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड बिकम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द यूटरस वॉल एंड डेवलप्स इनटू द फीटस एंड इट विल बिकम अ चाइल्ड इन द फ्यूचर। ओके, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इन द मदर्स वूम। एक्सप्लेन। नरिशमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट, या फिर वो कैसे बड़ा होता है या फिर उसको कैसे पालन होता है उसका उदाहरण। तो एम्ब्रियो का नरिशमेंट कैसे होता है वो पूछ रहा है बेटा। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा, जो द प्लेसेंटा कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो, द एम्ब्रिकल कॉर्ड कंटेन्स द ब्लड वेसल्स एंड द डिफ्यूजन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंड मदर ब्लड टू द एम्ब्रियो। जो मदर के पास जो ऑक्सीजन रहेगा, फूड रहेगा, वो कहाँ पे जाएगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब के या फिर प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पे जाएगा, बच्चे तक पहुँचेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस का वर्क को पूछ रहा है बेटा। एडवांटेज फंक्शन ऑफ द टेस्टिस इज रिड्यूस द मेल गैमेट्स, मतलब कि मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना पहला वर्क है उसका। सेकंड वर्क क्या है बेटा उसका, टू सीक्रेट द टेस्टोस्टेरोन, किसको प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेल के अंदर, उसको बनाना। और के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हर बार पूछता है एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूजेस क्या है या फिर एडवांटेज क्या है पूछ रहा है। फास्टर मेथड फॉर द रिप्रोडक्शन है एक पॉइंट है बेटा। प्लांट बियर फ्रूट्स अर्लियर, मतलब कि प्लांट को फ्रूट्स क्या जल्दी आएंगे। यूजफुल फॉर द प्लांट दैट डोंट प्रोड्यूस द वेबल सीड्स, प्लांट के अंदर सीडलेस फ्रूट मिलेंगे अपने को फ्यूचर के अंदर। एंड हेल्प इन द प्रोपोगेशन ऑफ द सीडलेस वेराइटीज, आगे आने वाले टाइम पे उसको सीडलेस प्लांट को देने के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या करेगा, हेल्प करेगा। व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या है और फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होने के बाद, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंज होते हैं। द मीनिंग ऑफ द पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द फ्लावर स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। एंड द चेंज, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेंजेस इन द फ्लावर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, बोल के पूछ रहा है। ओवरी डेवलपमेंट इनटू द फ्रूट, इसके अंदर जो फ्लावर के अंदर ओवरी रहेगा देखो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फ्रूट के अंदर बदल जाएगा। और क्या होगा, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, जो ओव्यूल्स रहेंगे देखो इसके अंदर वो क्या होगा, फ्रूट के अंदर चेंज होंगे, करेक्ट। एंड पेटल्स एंड सेपल्स विदर एंड फॉल ऑफ, ये जो फ्लावर के अंदर साइड में पेटल्स एंड सेपल्स रहेंगे देखो ये नीचे गिर जाएंगे बेटा। और एक चेंज क्या होता है, स्टाइल एंड सिग्मा ड्राई, जो उसके अंदर स्टाइल स्टिग्मा रहते हैं ना वो सभी ड्राई होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद क्या बनता है, ज़ाइगोट प्रोड्यूस होता है। द ज़ाइगोट प्रोड्यूस आफ्टर दिस बोल के लिख देना।